बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्मली वेलकम। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 के टेस्ट की डिस्कशन आप लोगों को खुशामदीद। वही पुराना पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ की डिस्कशन के बाद विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन और इसके बाद हमारे इस टेस्ट की कंप्लीशन जो है वो होगी। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और जो सबसे पहले एमसीक्यू है वो है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन इज। द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बात याद रखिएगा, एंगुलर मोशन में ये पॉइंट बड़ा टिपिकल है एंड व्हाट आई वांट इज कि आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह फॉलो भी कर लें और इसे अंडरस्टैंड भी कर लें और अपने दिमागों में भी बिठा लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क सब की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। सो इस एमसीक्यू का आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। एमसीक्यू नंबर 2, अ डिस्क एट रेस्ट rolls down a hill of height 10 meter without slipping. What is its speed at the bottom? We know that the formula of the speed of the disc जब ये रोल करती हुई किसी इंक्लाइन प्लेन से आती है तो बॉटम पे जब ये पहुंचती है तो इसकी स्पीड का जो फॉर्मूला दैट इज √4/3gh। और हमें इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर या इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के अंदर जो हाइट की वैल्यू है वो 10 मीटर दी गई है। अगर हम हाइट की वैल्यू को 10 मीटर पुट करें, जी की वैल्यू को हमें पहले से आइडिया है, द वैल्यू इज 9.8 और अगर ये सारी वैल्यूज को पुट करके इस लाइट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें देन द आंसर कम्स इज 11.4। इट मींस इस एमसीक्यू का जो आंसर होगा वो 11.4 मीटर पर सेकंड होगा। नंबर 3, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट ब्लड इज compressible fluid having a density very greater than that of water। चारों ऑप्शंस पढ़ने से बहुत बेहतर है कि मैं आपको रेफर करूं बुक की पर्टिकुलर लाइन की तरफ जहां पे आपने ब्लड प्रेशर को मेजर किया। उस आर्टिकल के अंदर पहली ही लाइन ये लिखी हुई है दैट ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हैविंग अ डेंसिटी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। सो ब्लड एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी के इक्वल है। सो द आंसर इज इनकम्प्रेसिबल एंड द डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। एमसीक्यू नंबर 4, द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन अ फॉलिंग स्फीयर इज 9.8, इट्स वेट इज। टिपिकली याद रखिएगा कि इस एमसीक्यू का अगर पर्टिकुलर वे में आंसर देखें, द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू विल बी 9.8 न्यूटन। एक बात याद रखिएगा, जो ड्रैग फोर्स है इसके बारे में मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दी है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू वेट। यानी कि ड्रैग फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वेट के इक्वल हो सकती है। या तो ड्रैग फोर्स वेट से कम होगी या ये मैक्सिमम वेट के इक्वल हो सकती है। ड्रैग फोर्स कभी भी वेट से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने बता दिया कि मैक्सिमम ड्रैग फोर्स 9.8 है और हमने पढ़ा कि ड्रैग फोर्स मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकती है, वेट के। इट मींस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो वेट का आंसर होगा दैट विल आल्सो भी 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, dash plays the same role in angular motion as the mass in linear motion. The answer of this particular MCQ is moment of inertia. कुछ जनरल चीजें मैंने लिख दी हैं, माइंड में रखिएगा। moment of inertia plays the same role in angular motion as mass plays in linear motion. Angular displacement plays the same role in angular motion as displacement plays in linear motion. Angular velocity plays the same role in angular motion as velocity plays in linear motion। और इसी तरह अल्फा angular acceleration plays the same role in angular motion as a plays in acceleration plays in linear motion। और यही काम
एंगुलर मोमेंटम के लिए भी है और टॉर्क के लिए भी है। तो याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है फॉर एंगुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। सो इस एमसीक्यू के लिए अगर हम सिर्फ इसी पे स्टिक करें तो इसका आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास इन लीनियर मोशन। एमसीक्यू नंबर 6, the time period of a simple pendulum depends upon. Answer of this MCQ is length of thread या length of string. The formula of the time period of a simple pendulum is T is equal to 2 pi under root L over G. It means the time period of simple pendulum depends upon the length of the string and the gravitational acceleration. बिकॉज इस एमसीक्यू के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही मेंशन की गई है, और जो बाकी चीजें हैं वो द मास ऑफ बॉब, तो इन पे तो ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो बोथ एंड बी वाली ऑप्शन भी नहीं आ सकती, नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन भी निकल गई। तो सिर्फ एक ही आंसर जो इसमें से टिक हो सकता है वो है लेंथ ऑफ थ्रेड। सो इस एमसीक्यू का आंसर लेंथ ऑफ थ्रेड। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एज द वाटर फॉल्स, अगर आप अपने चैप्टर नंबर 6 में देखें तो इसकी साइड इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही वाटर फॉल करता है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने यहां पर लिख भी दिया है, जैसे ही वाटर फॉल करता है तो नीचे की तरफ मूव करते हुए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो लाजमी सी बात है इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे वाटर नीचे की तरफ जाता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है और इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो जो कि यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लिखा हुआ है तो ये टिक नहीं हम कर सकते। द ओनली आंसर इज इट्स स्पीड इंक्रीजेस। एमसीक्यू नंबर 8, the collapse of Tacoma Narrow Bridge is suspected to be due to, it is also a side information लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, that it is because of violent resonance oscillations। मैंने मेंशन भी कर दिया, लिख भी दिया है, it is because of violent resonance oscillations। MCQ number 9, the acceleration of the bob of a vibrating simple pendulum is directed। आपकी बुक में हम ये प्रूव भी कर चुके हैं दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज एज सच। अगर इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे फॉलो करवाना बहुत जरूरी, फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड दैट एक्सप्रेशन इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and its direction is towards mean position। So अगर सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका मतलब है कि इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। सो द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एमसीक्यू नंबर 10, transverse waves can be distinguished from longitudinal waves by the प्रॉपर्टी ऑफ। ये बात याद रखिएगा कि जैसे दूसरी प्रॉपर्टीज हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी वेव्स की प्रॉपर्टीज हर किस्म की वेव्स के अंदर पाई जाती हैं। देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर पाई जाती है। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन को एग्जिबिट नहीं करती, यानी इनके अंदर पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी वजह से लाइट वेव्स के अंदर पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी थी लेकिन साउंड वेव्स के अंदर पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं थी। इट मींस ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान जो प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश करती है डिफरेंस को वो पोलराइजेशन है। सो द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज पोलराइजेशन। एमसीक्यू नंबर 11 which is our last MCQ, the speed of sound in air at 1 atm will be dash the speed of sound in air at
4 ATM। बेसिकली वो स्पीड ऑफ साउंड की प्रेशर पे डिपेंडेंस पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आंसर की तरफ स्टिक करें या आंसर की बात करने की कोशिश करें तो आंसर तो इसका इक्वल ही है, यानी जितनी स्पीड ऑफ साउंड 1 ATM प्रेशर पे होगी उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड 4 ATM प्रेशर पे भी होगी। इट मींस दोनों प्रेशर्स पर सेम होगी, यानी प्रेशर के चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड में कोई एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। यहां पर P जो है वो प्रेशर है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो वी ऑल नो गैस लॉज के अंदर भी हमने पढ़ा है कि प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी का फार्मूला भी हमें पता है, डेंसिटी का फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इट मींस अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स ही बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल इनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी, और अगर रेशो कांस्टेंट रहेगी तो फिर ये जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है ये भी कांस्टेंट रहेगी और इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आएगा। आपकी बुक की लाइन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। सो याद रखिएगा जितनी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 1 ATM प्रेशर पे होगी उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड 4 ATM प्रेशर पे भी होगी। सो MCQs हमने कर ली, आई होप आपको अच्छी तरह समझ भी आ गई होंगी। अब हम बढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट पोर्शन की तरफ और वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय इंटेलसेट एट व्हाट फ्रीक्वेंसीज द इंटेलसेट 6 ऑपरेट्स। एक जर्नल सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्लियरली बड़ी डिटेल में लिखा भी हुआ। इंटेलसेट बेसिकली एब्रीवेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये वो बेसिकली एक सिस्टम है जो 126 कंट्रीज, इज द लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय 126 कंट्रीज। और इसमें जो स्पेसिफिकली अगर इंटेलसेट 6 की बात की जाए तो याद रखिएगा कि इंटेलसेट 6 जो है वो 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है। ये MCQ बहुत ज्यादा दफा बोर्ड में भी आई हुई है, इसलिए इसे अपने दिमागों में रखिएगा और इसे लाजमी तौर पर याद रखिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। इंटेलसेट 6 ऑपरेट्स ऑन 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज। इट हैज द कैपेसिटी to have 30,000 two-way telephone calls and it can also support 3 TV channels. So that is basically the answer of that particular short question. बढ़ रहे हैं short question number 2 की तरफ. Explain the difference between tangential velocity and angular velocity. Write the formula which relates them. और formula भी लिखना है जो इन दोनों को relate करे. Let's discuss this question in detail. अगर बात करें सर्कुलर मोशन की, अगर कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो हमें पता है कि एक सर्कल में मूव करने वाली बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें उसकी लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वहां पर एक टेंजेंट लाइन लगाई जाती है जो मैं यहां पर लगाई भी हूं, और यही टेंजेंट लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी की लीनियर वेलोसिटी है और इसी वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। सो एक बात तो क्लियर होगी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है बल्कि टेंजेंशियल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है। तो मैं इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह करता होता हूं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ then its linear velocity which is always tangent to that point on the circle is called as tangential velocity। चूंकि ये linear velocity है इसलिए इसे represent v से ही किया जाएगा और उसका जो फार्मूला होगा वो डेल्टा d ओवर डेल्टा t ही होगी, यानी यूनिट वही आएगा मीटर पर सेकंड। फिर मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये लीनियर वेलोसिटी है। When a body moves in a circular path, then its linear velocity, which is always tangent to the circle on that point, is called as tangential velocity. अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की तो एंगुलर वेलोसिटी तो बहुत टिपिकल है और वो बहुत ऑब्वियस है, वो हमने पढ़ा भी हुआ है। इट इज
time rate of change of angular displacement. So angular velocity is time rate of change of angular displacement. दोनों का फार्मूला भी मैंने लिख दिया। टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड और जो इसका यूनिट है दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड राइट इट्स फार्मूला। टिपिकल बुक क्वेश्चन, आसान भी है। The force which is needed to bend the straight path of a body into circular path is called as centripetal force। यानी किसी भी बॉडी ने अगर सर्कल में मूव करना है तो उसे उस सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और हमें साथ में कहा गया है कि इसका फार्मूला भी बताएं, तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख दिया है। द फार्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² over r, where m is the mass of the object, v is its linear velocity and r is the radius of that particular circle. Short question number 4, explain what do you understand by the term viscosity and give its SI unit. Viscosity की definition भी आपकी बुक में मेंशन है। It is the frictional effect between different layers of the fluid। ये इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हमें कहा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने वो स्टोक्स लॉ यूज किया है जिसके अंदर आपने ड्रैग फोर्स का फार्मूला पढ़ा था एंड दैट फार्मूला वाज 6 पाई ईटा आरवी। तो अगर हम यहां से ईटा का फार्मूला बनाएं तो दैट कम्स एज एफडी ओवर 6 पाई आरवी। सो इट इज अ फार्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट भी यहां से डिड्यूस किया जा सकता है। न्यूटन रेडियस का यूनिट जो है वो मीटर आ जाएगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ओवरऑल जो यूनिट बन जाएगा वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। सो द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। थोड़ा सा मुश्किल शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ में बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जब भी फॉग ड्रॉपलेट्स टुवर्ड्स ग्राउंड आते हैं या नीचे गिर रहे होते हैं तो हमें पता है कि जब कोई बॉडी नीचे गिर रही होती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर उसका वेट और ड्रैग फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अगर वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाए तो उस वक्त उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं एंड दैट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेट। अब होता यह है कि अगर मैं ये फार्मूला यूज करूं, इसके वेट का फार्मूला mg और ड्रैग फोर्स का फार्मूला 6 पाई ईटा आर वी टी जो अभी हमने यहां पर यूज भी किया था, सिर्फ चेंज ये आया कि यहां पर सिर्फ ये लिखा था। जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इस वेलोसिटी को फिर सिर्फ वेलोसिटी नहीं कहते बल्कि टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा mg ओवर 6 पाई ईटा आर। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। चूंकि फॉग ड्रॉपलेट्स का मैस बहुत कम है, इस मैस के बहुत कम होने की वजह से इनका वेट बहुत कम होगा। जब इनका वेट बहुत कम होगा तो ये वेट बहुत जल्दी ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। जब ये वेट बहुत जल्दी ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा उसी वक्त इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो टर्मिनल वेलोसिटी है। इसका मतलब है at that particular point the value of the terminal velocity will be very small. The reason is because the mass and the weight of the fog droplets is very small. जब mass बहुत कम है, weight बहुत कम है, जिसकी वजह से terminal velocity की value बहुत कम है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि terminal velocity एक constant velocity है, ये maximum velocity है। इसके बाद object की velocity बढ़ती नहीं है।
यहां पर फॉग ड्रॉपलेट्स के लिए टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम आई और ये कांस्टेंट भी है। इसका मतलब है फॉग ड्रॉपलेट टुवर्ड्स ग्राउंड फिर इससे ज्यादा वेलोसिटी के साथ नहीं आएगा। जब ये वेलोसिटी बहुत कम है तो वो बहुत कम वेलोसिटी के साथ जब नीचे आ रहा होगा तो हमें ऐसे लगेगा कि ये पार्टिकल नीचे नहीं आ रहा बल्कि एयर के अंदर ही सस्पेंड हो गया। तो यही वो रीजन है जिस वजह से हमें लगता है दैट द फॉग ड्रॉपलेट्स हैज बीन सस्पेंडेड इन एयर। नेक्स्ट जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर? आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस एंड दैट इज नो। मैंने लिख भी दिया लेकिन इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए की तरफ बढ़े हैं और जो हमने पढ़े हैं अपनी बुक में, उनमें एक हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा और एक सिंपल पेंडुलम पढ़ा। अगर हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसका फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट k/m, और अगर हम सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का बात करें तो उसका फार्मूला f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g/m। अब वो ये पूछ रहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, एंड एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय x0। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इन दोनों फार्मूलों के अंदर x0 कहीं भी नहीं है। अगर x0 इन दोनों फार्मूलों के अंदर कहीं भी नहीं है तो इट मींस कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। सो द आंसर इज ऑब्वियसली नो। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, which is at which positions the velocity of a simple harmonic oscillator is maximum and minimum? टिपिकल क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे भूल भी जाते हैं इस बात को। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को जरा ध्यान से फॉलो कीजिएगा। आई होप इसके बाद आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को शायद याद रख पाएं और ये भूले ना आपको। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आप एग्जांपल से बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पेंडुलम। जब भी सिंपल पेंडुलम की लोहे की जो गोली है, जो बॉब है, वो मूव करती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर उसने एक दफा रुकना है, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके उसने रुकना है तो फिर ही वापस आ सकती है। अगर रुकेगी नहीं तो आगे चली जाएगी। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर उसने रुकना है तो रुकने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हुई है, और अगर वेलोसिटी जीरो हुई है तो विच मींस वेलोसिटी इज मिनिमम। इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली बॉडी की जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। अगर मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, सो वाइस वर्सा इज एप्लीकेबल, तो फिर इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहां पर होगी? मीन पोजीशन पे। तो याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पर होती है और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, डज द एक्सेलेरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन? इज द एक्सेलेरेशन एवर जीरो? डज द एक्सेलेरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट? सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली बॉडी में हमने अभी पढ़ा कि एक फॉर्मूला फॉलो करना बहुत जरूरी है, एंड दैट फॉर्मूला इज A is directly proportional to -x, which means acceleration is directly proportional to displacement and its direction is towards mean position. अब यही फॉर्मूले के अंदर इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहां एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा। इट मींस सारे रास्ते जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो? तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन वहीं पे जाकर जीरो होगा जहां पे ये जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहां पे जीरो होता है? जब कोई बॉडी मीन पोजीशन पे हो। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पर होगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम?
जेनेरिकली अगर आइडियल की बात की जाए तो आइडियल होता ही वो है जिसे रियलाइज ना किया जा सके। एनीवे, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर पूरी हो जाए, वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर पाई जाए, तो हम कह सकते हैं कि जी हम एक सिंपल पेंडुलम को आइडियली रियलाइज कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन सी? ये मैंने कुछ लिख दी हैं, जरा देखिएगा। एक आइडियल सिंपल पेंडुलम शुड हैव अ हैवी मेटेलिक बॉब, यानी इसका मास ज्यादा होना चाहिए ताकि इनर्शिया ज्यादा हो। इट शुड हैव अ स्मॉल साइज, ताकि फ्रिक्शन का कम से कम सामना करना पड़े। इट मस्ट बी अटैच विद अ फ्रिक्शनलेस रिजिड सपोर्ट, यानी इसे जिस सपोर्ट के साथ अटैच किया है वो भी फ्रिक्शनलेस और रिजिड होनी चाहिए। इसके अलावा इसे जिस रस्सी के साथ बांधा गया है दैट मस्ट बी मैसलेस, यानी उसका मैस नहीं होना चाहिए और इसकी लेंथ भी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इनएक्सटेंसिबल। उसके अलावा देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस। अब ये सारी प्रॉपर्टीज देखें, हैवी मेटेलिक बॉब, स्मॉल साइज, फ्रिक्शनलेस रिजिड सपोर्ट, उसके पास मैसलेस स्प्रिंग जो कभी भी नहीं हो सकती, एंड नो एयर रेजिस्टेंस। एज ऑल दीज प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी मेट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बैक वक्त एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली पूरी नहीं की जा सकती, इस वजह से वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अनदर टिपिकल क्वेश्चन, समझने वाला है। द फॉर्मूला ऑफ द बीट फ्रीक्वेंसीज, एन भी लिखा जा सकता है, कुछ लोग इसे सिर्फ एफ लिखते हैं और इधर f1 माइनस f2 या fa माइनस fb लिखते हैं। n इज इक्वल टू प्लस माइनस f1 माइनस f2। टिपिकली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। हमें कहा यह जा रहा है कि बीट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए कैसे यूज होती हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो फुली ट्यून्ड है और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो ट्यून नहीं है, और मुझे कहा जा रहा है कि इसे ट्यून किया जाए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इफ द बोथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर साउंडेड टुगेदर, तो चूंकि एक ट्यून्ड है और दूसरा अनट्यून्ड है, तो होगा ये कि दोनों की फ्रीक्वेंसी चूंकि डिफरेंट है स्ट्रिंग्स की, इस वजह से वी विल बी एबल टू हियर द बीट्स अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर हम अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स को लूज या टाइट करके इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, इट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी चेंज बाय लूजनिंग और टाइटनिंग द स्ट्रिंग्स। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करें, चेंज करें, और उसके बाद फिर बोथ इंस्ट्रूमेंट्स आर साउंडेड टुगेदर, इफ द नंबर ऑफ बीट्स कम हो जाती हैं पहले से, इसका मतलब है कि आपका अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब ट्यून हो रहा है। उसके बाद फिर आप लूज या टाइट करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप दोनों को इकट्ठा साउंड करेंगे तो कोई बीट्स सुनाई नहीं देंगी। जब बीट्स सुनाई देना खत्म हो जाएंगी, ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जब हम कहेंगे कि वो अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ट्यून हो चुका है। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, ट्रफ, नोड और एंटीनोड। 4 टिपिकल डेफिनेशंस। डायग्राम मैंने बना दी है, यहां से लाइट से वे में एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। क्रस्ट, पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ये बात याद रखिएगा कि ट्रांसवर्स वेव को मेंशन करना बहुत जरूरी है। पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अबव मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन से ऊपर है उसे क्रस्ट कहते हैं। एंड द पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स बिलो मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन से नीचे है उसे ट्रफ कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन। उसके बाद नोड और एंटीनोड। याद रखिएगा, नोड और एंटीनोड की डेफिनेशंस के लिए ट्रांसवर्स वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात नहीं होती, इसके लिए हमें बात करनी पड़ती है स्टेशनरी वेव्स की। तो इसके लिए मैंने स्टेशनरी वेव्स बना दी। स्टेशनरी वेव्स का वो हिस्सा जो वाइब्रेट नहीं करता या जिसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, द पोर्शन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स विच डू नॉट वाइब्रेट इन्हें नोड्स कहते हैं, और द पोर्शन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स विच वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इन सारे पॉइंट्स को एंटी नोड कहते हैं। जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12।
What is the velocity of sound in air if the temperature of the air is 20 डिग्री सेल्सियस? याद रखिएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, तो उसी हवाले से ये आपके टेस्ट में भी है. We know that there is a formula with which we can find the speed of sound in air at any particular temperature, and that formula is Vt is equal to V naught plus 0.61 t. यहाँ V naught स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस है और वो होती है 332. टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस दिया जा चुका है. ये बात याद रखिएगा, ये फार्मूला सिर्फ तभी लगता है जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो. तो टेम्परेचर 20, इसको जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल, इसके अंदर जो ऐड करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 344.2 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स द स्पीड of sound in air at 20 degree Celsius will be 344.2 मीटर पर सेकेंड. एक आसान सा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है. लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. आज की डिस्कशन का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. आपको पता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हेडिंग्स और इसे अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न है वो क्लासेस में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है. ये एक डिटेल्ड सेक्शन है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता. सो हम अब लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सोनार टेक्निक? Sonar is basically the abbreviation of sound navigation and ranging. एक पैराग्राफ में डॉपलर्स इफेक्ट की एप्लीकेशन के अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है. वहां से आपने कोई 3-4 प्रॉपर लाइनें जो हैं वो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखनी. बेसिकली सोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है और अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस का अंदाजा लगाया जाता है. तो ये वो टेक्निक है जिसके अंदर सोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है और उनकी मदद से द प्रेजेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का अंदाजा लगाया जाता है. इसके अलावा माइन हंटिंग भी इसका यूज है और मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ रिवर. आई होप कि जो डिस्कशन आज हम लोगों ने की है वो आपके लिए फायदामंद हुई होगी और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. इस डेस्परेट सिचुएशन में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. WHO की तरफ से जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सोशल मीडिया और हर वक्त आपके पास अवेलेबल भी हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह फॉलो करें और घर पर ही रहकर इस टेस्ट सिस्टम को जो अल-नूर ने और द लर्निंग कैंप ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, इसे प्रॉपर वे में तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ दें. नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ें. अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो. थैंक यू वेरी मच.